नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है वन समाज और उपनिवेशवाद। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एसएसटी बाय लोकेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब लोगो वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो चलिए इस कमाल के ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने पूरी दुनिया के जंगलों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी किताबों के इन पन्नों और 19वीं सदी में बिछाई गई उन लंबी रेलवे लाइनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना? पर सच यही है कि जिन चीजों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम समझते हैं, उनका एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ इतिहास है। अब देखिए, हमारे रोज के इस्तेमाल की ढेरों चीजें सीधे जंगलों से ही तो आती हैं। किताबों का कागज ले लीजिए या फिर टॉफी के रैपर, मसाले और तरह तरह की जड़ी बूटियां। बस इतना ही नहीं, रबर, चमड़ा बनाने वाले टैनिंग एजेंट, महुआ का तेल, बांस, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये टॉपिक सिर्फ किसी पुरानी किताब की कहानी भर नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी आज की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे भारी बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वनों का महत्व और कटाई, जमीन के लिए औपनिवेशिक लालच, रेलवे और कमर्शियल फॉरेस्ट्री, वन समुदायों पर इसका असर, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह और आखिर में विश्वयुद्ध और वनों की कटाई। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जंगलों की अहमियत और जिस तेजी से उनकी कटाई हुई उसके बारे में। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 1700 से लेकर 1995 के बीच का ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। दुनिया के टोटल एरिया का लगभग 9.5% हिस्सा पूरी तरह से साफ कर दिया गया। मतलब करीब 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल एकदम खत्म। और ये सब क्यों हुआ? इंडस्ट्रीज के लिए, खेती के विस्तार के लिए और ईंधन की बढ़ती डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जमीन के लिए कॉलोनियल ताकतों की वो ना बुझने वाली प्यास। अंग्रेजों का नजरिया इन जंगलों को लेकर थोड़ा अलग था। उन्हें लगता था कि ये घने और विविधताओं से भरे जंगल बिल्कुल अनप्रोडक्टिव या बेकार हैं, एक तरह से बंजर जमीन। उनका मानना था कि इन जंगलों पर कब्जा करना होगा, इन्हें साफ करके यहां कमर्शियल फसलें उगानी होंगी, ताकि सरकार का रेवेन्यू और मुनाफा तेजी से बढ़ सके। और मुनाफा कमाने की इसी सोच का नतीजा क्या निकला, ये बड़ा सा नंबर देखिए, 6 करोड़ 70 लाख। 1880 से 1920 के बीच खेती वाली जमीन का एरिया 67 लाख हेक्टेयर या यूं कहिए करीब 6 करोड़ 70 लाख एकड़ तक बढ़ गया। ये सब गेहूं, कपास और जूट जैसी कमर्शियल फसलों की डिमांड को पूरा करने के लिए किया गया था, जिसे हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं ना। असल में उसकी बहुत भारी कीमत हमारे जंगल चुका रहे थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रेलवे और कमर्शियल फॉरेस्ट्री का आपस में क्या कनेक्शन था। ये इमेज सच में उस वक्त के स्केल को बहुत अच्छे से दिखाती है। रेलवे ट्रैक के लिए भारी भरकम लकड़ी के स्लीपरों को उठाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए, उस समय रेलवे ट्रैक के सिर्फ 1 मील के हिस्से को बिछाने के लिए लगभग 2000 लकड़ी के स्लीपरों की जरूरत होती थी। अब इस लेवल की डिमांड होगी तो जाहिर है जंगल बहुत तेजी से गायब होने लगेंगे। यहां दो अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ ट्रेडिशनल तरीका था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरह तरह की जड़ें, फल और पौधे इकट्ठा करते थे। यहां जंगल एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसमें उन्होंने प्राकृतिक विविधता को हटाकर सिर्फ प्रॉफिट देने वाले पेड़ जैसे सागौन या चीड़ को बिल्कुल सीधी और कठोर लाइनों में लगाना शुरू किया। ये तो जैसे नेचर को एक फैक्ट्री में बदलने जैसा था। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर और देखते हैं कि इस सब का जंगल में रहने वाले समुदायों पर क्या असर पड़ा। जैसे छत्तीसगढ़ के इन साल के जंगलों को ही ले लीजिए। यहाँ के लोकल लोग अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए इन्हीं पर निर्भर थे। पर नए फॉरेस्ट कानून आते ही अचानक से जंगल में फल इकट्ठा करना, लकड़ी काटना या जानवरों को चराना इल्लीगल हो गया। सोचिए कैसा लगेगा अगर आपके ही घर में आपको चोर बना दिया जाए। इन समुदायों को मजबूर कर दिया गया कि वे या तो वहां से चले जाएं या खदानों और बागानों में बेहद खराब हालात में काम करें। और एक्सप्लॉयटेशन का लेवल कितना भयानक था, ये इस कोट से पता चलता है। पेरू में पुतमायो रबर निकालने वाली कंपनी के एक मैनेजर का ये बयान देखिए। उसने कहा था कि वो उन सभी को खत्म कर देना चाहता है जो रबर लाने के उसके ऑर्डर को नहीं मानते। ये ग्लोबल व्यापार सिर्फ पेड़ काटने तक सीमित नहीं था दोस्तों, ये इंसानों पर हुए बेहद क्रूर अत्याचार की एक डार्क रियलिटी भी है।
पर जहां इतना दमन होता है वहां आजादी की आवाज भी उठती है। यह है हमारा 5वां हिस्सा, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह। बस्तर का ये रीजन 1910 की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बगावत का सेंटर था। इस विद्रोह में गुंडाधूर जैसे लोकल हीरोज ने अहम भूमिका निभाई। ये स्वदेशी विरोध का एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, जब इन जंगलों के असली रखवालों ने बाहरी कंट्रोल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। ये विद्रोह रातों रात नहीं हुआ था। 1910 से काफी पहले से ही फॉरेस्ट रिजर्वेशन को लेकर लोगों में गुस्सा उबल रहा था। फिर 1910 की शुरुआत में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेलों और तीरों के जरिए आपस में सीक्रेट मैसेजेस भेजे गए। कमाल की प्लानिंग थी ये। फरवरी से मई के बीच अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से दबा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए। 1910 के बाद फॉरेस्ट रिजर्वेशन को टेम्परेरी तौर पर आधा कर दिया गया। एक तरह से ये उन लोगों की एक आंशिक जीत थी। नंदरासा गांव के एक बुजुर्ग चेंद्रू की ये बातें उस दर्द को सीधा हम तक पहुंचाती हैं। वो बताते हैं कि लोग झाड़ियों में छिप गए, पेट के बल रेंग कर जान बचाई, और जो बचे वो किसी तरह अपने गांव पहुंचे। ये लाइनें हमें बताती हैं कि इन नीतियों का ग्राउंड पर असर कितना डरावना था और उन लोगों में कितनी हिम्मत थी। और ये प्रतिरोध सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भी सुरंतिको सामीन ने डच कॉलोनियल फॉरेस्ट्री को ओपनली चैलेंज किया। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि हवा, पानी और लकड़ी पर स्टेट का मालिकाना हक कैसे हो सकता है भाई। देखते ही देखते 3000 परिवारों ने उन्हें सपोर्ट किया। जब डच अधिकारी जमीन का सर्वे करने आए तो लोग जमीन पर लेट गए। उन्होंने टैक्स देने से और जबरदस्ती बेगार करने से साफ इनकार कर दिया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वर्ल्ड वॉर्स और वनों की कटाई का आपस में क्या कनेक्शन रहा। देखिए, जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब इनकी वो सारी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और नियम कानून धरे के धरे रह गए। आर्मी की इमरजेंसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। अंग्रेजों और डचों दोनों ने अपने फायदे के लिए भारत और जावा के जंगलों को बुरी तरह उजाड़ दिया, और इसके जो विनाशकारी लॉन्ग टर्म असर हुए वो आज तक वहां के इकोसिस्टम पर देखे जा सकते हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये कॉलोनियल नीतियां सिर्फ पुरानी हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा हैं, या फिर उनका असर आज भी हमारे एनवायरनमेंट और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में नजर आता है। क्लास 9 के इस हिस्ट्री चैप्टर को समझना दरअसल आज की मॉडर्न दुनिया के कई एनवायरनमेंटल इश्यूज को डीकोड करने जैसा है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। जाने से पहले SST बाय लोकेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।